बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज चेयरमैन PTI इमरान खान ने कॉल दी थी कि मुल्क भर में एहतजाज के लिए आप सड़कों पर निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकले हैं। बेशतर शहरों की जगह मुख्तस की गई हैं जहाँ पर स्क्रीन्स के ज़रिए खिताब चेयरमैन PTI का दिखाया गया, जिसमें चेयरमैन PTI ने खिताब करते हुए ये कहा कि हमने मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को आगे बढ़ाया। कोविड के दिनों में जब आलमी मईशत का साथ बाजारी का शिकार थी, उस वक्त हम बेहतरी की जानिब गामज़न थे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ NCOC को, जिसने बड़ी मेहनत के साथ काम करके पाकिस्तानी मईशत को बचाया और उन्होंने फैटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने का जो इम्कान है उस पर उन्होंने अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद दी और अपने इदारों को मुबारकबाद दी कि पाकिस्तानी जो इदारे हैं उन्होंने मिलकर मेहनत की। उनका ये कहना था कि हम्माद अजहर को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने बेहतरी का सफ़र किया है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कहानी में एक नया मोड़ आया। अमरीका की तरफ से साजिश की गई और अमरीका की तरफ से साजिश करते हुए पाकिस्तान को मुआशी बहरान की तरफ धकेला गया और ये इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। मौजूदा अगर मखलूत हुकूमत को देखा जाए तो उनका ये मानना था कि चेयरमैन PTI की कॉल पे ज़्यादा आवाम नहीं निकलेंगे क्योंकि उन्होंने मौजूदा महंगाई की जिम्मेदारी साबिका हुकूमत पर डाली है, PTI पर डाली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह कहा था कि फसाद आपने बर्पा किया, मुआशी बहरान आपने बर्पा किया। लोग इतने पागल नहीं हैं कि आपने जिन पे महंगाई को मुसल्लत किया है वो आपके कहने पे सड़कों पर निकल आएंगे। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स रही। चेयरमैन PTI की कॉल पे बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे लोग जमा हुए। लाहौर का अगर लिबर्टी चौक देखा जाए तो शाहराहें दोनों तरफ से ब्लॉक दिखाई दी। कराची का अगर मंजरनामा देखा जाए तो शाहराह कायदीन ब्लॉक दिखाई दी है। पेशावर में हश्त नगरी बाजार में, फैसलाबाद में घंटाघर चौक में, बहावलपुर में फवारा चौक में, इस तरह मुख्तलिफ शहरों के अंदर बहुत बड़े इज्तिमा सजाए गए और अवाम चेयरमैन PTI की कॉल पे निकले। अब अगर ये PTI ने एहतजाज की कॉल दी थी, अब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है, जो उनका कहना था कि 10 दिन के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकता हूं, अब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल आती है तो फिर मंजरनामा क्या होगा, कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे, मौजूदा हुकूमत उसको किस तरीके से टैकल करेगी, ये एक बुनियादी उनसर है। और महंगाई पे ओवरकम आम आदमी और मौजूदा हुकूमत ये किस तरीके से करेगी, कितनी परेशानी है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज का एहतजाज आपने मुख्तलिफ शहरों के मनासिर देखे, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे, बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे। मौजूदा हुकूमत ने बारहा बयानी अकिल करने की कोशिश की है चेयरमैन PTI का कि महंगाई जो है हमने मुसल्लत नहीं की, इन्होंने खुद मुसल्लत की थी। लेकिन क्या समझते हैं कि अवाम में आगही किस हद तक है और अवाम जो अब कॉल पे निकले हैं वो किस मंतिक के तहत निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज का लोगों का निकलना, रात के इस पहर में निकलना, और ये कोई 50, 100, 1000, 2000 लोग नहीं, हज़ारों की तादाद में निकलना। पिंडी का मजमा बारिश में खड़ा है, इस्लामाबाद का मजमा मौजूद है, कराची में रुकावटें तोड़ के लोग आए, लिबर्टी जो है वो सदीक ट्रेड सेंटर एक तरफ, कलमा चौक दूसरी तरफ। इस साइड पे आप चले जाते हैं कि बिल्कुल लिबर्टी का सामने वाला रोड बिल्कुल एक तरफ पैक पड़ा है। इस तरह लगता है जैसे ज़मीन से लोग निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं। इस तरह कोई एक शहर दिखा दे, इवन डस्का जो एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर बूरेवाला में, शेखुपुरा में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में कोई एक शहर ऐसा नहीं है जहाँ से लोग नहीं निकले। तो इससे अंदाज़ा होता है कि लोग हुकूमत के इस मौक़िफ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, हुकूमत के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं कि महंगाई साबिक़ा दौर में भी भाई किस तरह हुई। देखिए, लोग अब सवाल करते हैं कि जब तक इमरान खान था तो लोड शेडिंग नहीं थी, इमरान खान चला जाता है तो फौरी लोड शेडिंग कैसे शुरू हो जाती है, फौरी पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ जाती है, फौरी आटे की कीमतें कैसे बढ़ जाती है, फौरी घी की कीमतें कैसे बढ़ जाती है, फौरी तौर पर वो प्याज जो 25 से 30 रुपए किलो था 90 रुपए कहां तक चला जाता है। उसके बाद हर चीज पे क्या हो जाता है, डॉलर जिसको लिए कहते थे कि आएंगे, डॉलर की कीमत नीचे चले जाएगी 210 रुपए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेट है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आपकी 2 साल में इतनी नहीं थी, कोरोना के दिनों में इतनी नीचे नहीं गिरी जितनी स्टॉक एक्सचेंज आपकी नीचे गिर गई है। सर, खत्म होकर रह गया सारा कुछ, बिल्कुल इन्होंने हर चीज कर दी। ऊपर से इन्होंने कह दिया जनाब मार्केटें बंद होगी। भाई ताजर जो है, मुझे एक बात बताइए, सख्त गर्मी में कौन शख्स सुबह घर से निकलेगा, कौन निकलेगा इस सख्त गर्मी में? क्या वो लोग जो बेचारे शॉपिंग करते हैं, जितनी भी करनी होती है उन्होंने, वो इस गर्मी में निकलेंगे? उसके बाद आप 9 बजे तक जहाँ शॉप्स बंद करने का कह रहे हैं, क्या आप रात 9 बजे तक लोड शेडिंग नहीं करेंगे? लोड शेडिंग भी आपने उसी तरह करनी है, हर चीज़ उस तरह करनी है।
जो कारोबार आप तो ऊपर से यासर ये मसाले पता क्या देते हैं, यूरोप में ऐसा होता है, बरतानिया में ऐसा होता है, फलां मुल्क में ऐसा होता है। भाई वहाँ पर सहूलतें क्या हैं, वहाँ और यहाँ की मौजूदा सूरत हाल को तो देखें। वहाँ पर बेरोज़गारी इतनी है, वहाँ पर महंगाई इस तरह है, वहाँ पर अवाम के साथ इस तरह वहाँ की हुकूमतें जुल्म करती हैं, ये नहीं है। आज इमरान खान ने यासर असद जो एहतजाज की कॉल दी और खान साहब का जो खताब था, आज उनमें नई चीज़ें भी आपने सुन ली। और आज जिस तरह जोक दर जोक लोग निकले हैं, ये हुकूमत के साथ और बहुत से लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये आज प्रैक्टिस मैच था यासर। मैं आपको असल बात बताऊं, ये महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज की कॉल थी ना, ये एहतजाज की कॉल प्रैक्टिस मैच था। लॉन्ग मार्च से पहले जो एक प्रैक्टिस मैच होता है कि क्या लोग अब भी बाहर आते हैं, क्या लोग बाहर आकर एहतजाज में हिस्सा लेते हैं। आप इस एहतजाज में देखें फैमिलीज़ मौजूद हैं, वो फैमिलीज़ जिन्होंने घर का किचन चलाना होता है, वो फैमिलीज़ जिनको पता होता है कि हमने पूरे महीने का बजट किस तरह इस्तेमाल करना है, जिन्हें पता होता है कि घर किस तरह चलना है, जिन्हें पता होता है कि हमने सिस्टम को किस तरह लेके जाना, वो फैमिली मौजूद थी, नौजवान मौजूद थे, मासूम बच्चों को उठा के लोग आए हैं। कितने तंग होंगे लोग, किस कदर तंग होंगे लोग इस महंगाई से। तो इमरान खान की कॉल पे लोग आगे बढ़े, और ये लोगों का बाहर आना इमरान खान की कॉल पे, ये एक टेलर है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इमरान खान बरी इससे पहले कोई बड़ी कुर्बानी करवा देगा, तो ये कोई कुर्बानियाँ होने जा रही हैं। आज की कॉल, आज का लोगों का निकलना, इसके बाद दोबारा फिर कॉल, फिर लोग निकलेंगे, इसके बाद मैं आपको चलें ये भी बताता हूँ यासर, आने वाले दिनों में आपको अब लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान के शहरों के रोडों पर किसी न किसी तरफ से एहतजाज होता ही नज़र आएगा। चाहे वो क्लर्क करें, चाहे वो किसान करें, चाहे वो ट्रेडर करें, चाहे वो मजदूर करें, चाहे वो लेबर यूनियन करे, चाहे वो कोई और करे, ये एहतजाज आपको होता नज़र आएगा। वो हुकूमत जो समझती थी कि हम संभाल लेंगे, उससे नहीं संभल रहा, मान लें उससे नहीं संभल रहा। और जब नहीं संभल रहा तो फिर क्या होगा। इमरान खान ने बड़ी अच्छी गेम खेली है। अगर वो इस महंगाई का तूफ़ान जो आ रहा है इस कॉल दे देता, तो इन लोगों ने तो कहना था जनाब इस कॉल की वजह से पाकिस्तान में ये सारी महंगाई हुई है, इस कॉल की वजह से पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं। अब आप देख लेना क्या हालात हो गए। क्या गरीब 2 वक्त की रोटी खा सकता है? 3 वक्त का तो तस्वर ही ख़त्म हो गया ना। अब गरीब क्या आम आदमी 2 वक्त की रोटी खा सकता है? मुझे बता दें। तो यासर मैं आपको बड़ी खबर दे दूं आपको, 10 दिन के अंदर अंदर तारीख का ऐलान होने लगा है, और इस दफ़ा जो लॉन्ग मार्च होगा उसको रोकना भी चाहें तो नहीं रुकेगा। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, इस दफ़ा जो लॉन्ग मार्च होगा उसको ये रोकना भी चाहे तो नहीं रुकेगा। कल जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि मैंने दूसरे लॉन्ग मार्च के लिए सख्ती से मशवरा दिया है कि नहीं करना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि उनकी राय किस हद तक सियासी बसीरत रखती है? नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो कहना था, आपने पूरी बात अब और से उन्होंने कहा जी आपको सबसे पहले पंजाब को वापस लेना होगा। अगर पंजाब वापस ले लेते हैं तो कोई माई का लाल जो है पंजाब से निकलने वाले जुलूसों को नहीं रोक सकेगा। यासर अब हुआ क्या है, अब सबसे ज़्यादा तो रोक ही पंजाब में गया है ना। पंजाब को सील कर दिया गया, पंजाब में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कर्फ्यू का समा था ना, कोई कहीं से नहीं गुजर सकता। तो याद करें आप अपनी गाड़ी कहाँ छोड़ के आए थे, किस तरह आए थे आप, याद है ना आपको? पैदल आए। आप 2 घंटे का रास्ता जो था फैसलाबाद से लाहौर का, आप 18 घंटों 18 घंटों में देहातों से गुजर के आए, फिर गाड़ी किसी और जगह कर। तो कितने लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होगा? तो इस तरह एहतजाज रोकना, जबरन किस चीज़ को रोकना जबर के साथ या ताकत के साथ, वो उस वक्त तक तो मुनासिब होता है जब तक आपको वक्ती हो। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट, इलेक्शन में वोट कास्ट करने वाले, आप देखें आज लोग निकले, छोटी छोटी रुकावटें लगी, कराची में बड़ी रुकावटें लगी, यहाँ पे छोटी मोटी रुकावटें लगी, लेकिन लोग निकले। किस तादाद में निकले? इतनी तादाद में ये जो लोग निकले, अगर यही लोग इन्हीं शहरों से इस्लामाबाद का रुख कर लें, और होना क्या है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अचानक सरप्राइज आना है। अचानक यासर, अगर रात 12 बजे ऐलान किया जाता है कि सुबह 9 बजे आप इस्लामाबाद पहुंचें, तो रुकावटें खड़ी करने से पहले लोग इस्लामाबाद की तरफ पहुंच चुके होंगे। फिर आप जितनी देर में कंटेनर पकड़ेंगे, जितनी देर में कंटेनर लगाएंगे, जितनी देर में फोर्सेस को तैयार करेंगे, उतनी देर में काफिले जो है
कहीं से कहीं पहुंच चुके होंगे यासर। अब ये होना है, चले मैं आपको बता दूं, मैं खबर दे रहा हूं आपको, 12 घंटे का भी टाइम नहीं दिया जाएगा। अच्छा, फिर अगर तैयारी भी मुकम्मल होगी। फर्ज कर लें पहुंच गए, बड़ा मजमा लग गया, बहुत बड़ी तादाद में आवाम हो गई, प्रेशर कितना बिल्ड होता देखेंगे? मुझे मेरी किसी शख्स से बात हो रही थी, मैंने कहा जी क्या आप देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा जिस दिन 1.5 से 2 लाख का मजमा, मैं 25 लाख नहीं कह रहा, 1.5 से 2 लाख का मजमा किसी एक जगह इकट्ठा हो गया तो हालात तब्दील हो जाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा 20 से 25 लाख, 1.5 से 2 लाख का मजमा अगर किसी जगह इकट्ठा हो गया तो हालात तब्दील हो जाएंगे। आज मुझे बताएं, असद उमर जिस जलसे से खिताब कर रहे थे, कितने लोग होंगे? लाहौर में कितने होंगे? बाकी शहरों में आप ज़रा गौर करें ना, तो ये तादाद तो बहुत बड़ी बन जाती है। अभी तो खान ने कहा कि आपने महंगाई के ख़िलाफ़ निकलना है, अभी इसमें किसी को मुनज़्ज़म नहीं किया गया। राणा साहब, इन दोनों में फ़र्क तो है ना, एक अपने ही शहर में निकल के एहतजाज करना है और एक किसी दूसरे शहर के लिए कूच करना है, जहाँ का अंदाज़ा ये भी नहीं है कि कितनी रुकावटें हो सकती हैं, जहाँ पे अंदाज़ा ये भी नहीं है कि कितने दिन वहाँ पे स्टे करना पड़ सकता है। या सर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अब जब फैसला हो जाता है ना, जब लोग फैसला कर लेते हैं कि हमने निकलना है, तो फिर अपना शहर हो या दूसरा हो, देखें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैं लिबर्टी से होके आया हूँ, तो मैंने वहाँ पे इतनी फैमिलीज़ देखी जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी अगर शेलिंग शुरू हो गई, उन्होंने कहा जी हम घरों से जहन बना के आए हैं कि हम पर शेलिंग भी होनी है, हम पर लाठियाँ भी चलाई जानी है, हम पर तशद्दुद भी होना है, हमें पता है ये हो सकता है, ये उन्होंने कहा। तो मुझे बताएं, जब लोग ये जहन बना के निकलते हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो इनमें से अगर 25% भी इस्लामाबाद की तरफ जाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप उसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि सारे चले जाएंगे, लेकिन अगर हर शहर में एक रौनक लग गई, हर शहर में प्रोटेस्ट हो गया। चले आप बताएं महंगाई है कि नहीं? मुझसे क्या पूछते हैं? नहीं, चले बताएं महंगाई है ना, किसको नहीं पता महंगाई नहीं? इमरान खान की हुकूमत पे अगर हुकूमत थी, जब तक लोग कहते थे इनकी टिकट कोई नहीं लेगा, इसलिए नहीं लेगा कि चीज़ें बड़ी महंगी हैं, इनके अरकान असम्बली जो है वो हल्कों में नहीं जा सकते। तो अब तो उससे कई गुना महंगी हैं। अब तो मुझे बता दें, अब तो आप बाजार से नान लेने जाए तो आप यार 100 रुपये के 5 नान लेके आ जाएंगे, 20 रुपये का नान हो गया बाजार में। खमीरी रोटी महंगी होगी, सादी रोटी महंगी होगी, वहाँ पे चक्की का आटा महंगा हो गया है। अगले आने वाले दिनों में ईद आ रही है, या सर ईद उल अज़हा से पहले जो महंगाई का तूफान मजीद आएगा। अब ये जो लोगों को नए बिल आएंगे, ये सब्जियां जो महंगी होंगी, ये हर चीज़ जो नायाब हो जाएगी, आपको लगेगा पता। तो लोग क्या करेंगे फिर? लोग अगर नई एहतजाज भी आएंगे तो फिर अपने वोट के ज़रिए उसका फैसला करेंगे, अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, ये होगा। या सर आप क्या समझते हैं, इस एहतजाज के दौरान क्या किसी और की भी सपोर्ट मिलेगी पीटीआई को? मुझे एक बात बताएं, पीटीआई जो है, मैं ज़रा इसी पे चलते हैं ना, मौलाना शेरानी पीटीआई के साथ आगे जी, अहमद रज़ा आगे। चले आने वाले दिनों में पीटीआई के साथ 12 से 13 बड़ी तगड़ी शख्सियात पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करने जा रही हैं। पीटीआई में 12-13 तगड़ी शख्सियात, जिनमें उलमाए कराम भी हैं, जिनमें मशाइख कराम भी हैं, जिनमें बड़े सियासतदान भी हैं। जब ऐसे लोग इन हालात में सियासी जमातों की तरफ आते हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच के आते हैं, कुछ ना कुछ देख कर आते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, बड़ी ट्रेड यूनियंस, बड़ी लेबर यूनियंस, बड़े किसानों के 2 बड़े ग्रुप, ये भी खान साहब के साथ आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब कप्तान बाकायदा तरीके के साथ खेल रहा है और बहुत सी जगहों से बहुत सी सपोर्ट इनको हासिल है, बहुत सी जगहों से बहुत सी सपोर्ट इनको हासिल है। अगर सपोर्ट हासिल ना होती तो शायद अब तक कुछ लोगों की जो ख्वाहिश थी, खान साहब की गिरफ्तारी, खान साहब पे मुकदमात, खान साहब को मज़ीद रगड़ा, वो शायद वो पूरी हो चुकी होती। इसलिए वो पूरी नहीं हो रही कि ख्वाहिश करने वालों के पल्ले कुछ नहीं है, और सामने जिसके ख़िलाफ़ वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं उसके साथ क्राउड है, उसके साथ लोग खड़े हैं,
उसका साथ जो है बहुत सी दुआओं के साथ ताकतें में मौजूद हैं। तो फिर अच्छा, आप ये कहते हैं कि मुख्तलिफ हल्कों की सपोर्ट इस वक्त मौजूद है। अगर ये मजमा इस्लामाबाद में पहुँच जाता है तो बईद इसका यास ये भी नहीं कि जो लास्ट टाइम वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि वहाँ पे फोर्सेस तैनात कर दी जाएँ, तो क्या अब भी फोर्सेस तैनात करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, की जाएगी, हो जाएंगी। इमरान खान किसी सूरत में भी किसी फोर्स के साथ नहीं लड़ेगा। इमरान खान किसी सूरत में भी किसी फोर्स के साथ, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेंजर हो, चाहे कोई फोर्स हो, इमरान खान किसी सूरत में किसी फोर्स के साथ नहीं लड़ेगा। ना पीटीआई के कारकुनों को उनके साथ लड़ने की हदायत देगा। कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि जिससे कुछ लोगों की ख्वाहिश पूरी हो। मैं बिल्कुल वो चीज़ें कह रहा हूँ, वक्त आएगा, आप देख लीजिएगा। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात से किस हद तक इत्तफाक करते हैं कि बयानिया तब्दील थोड़े वक्त के बाद हो जाएगा, साजिश माइनस हो जाएगी और महंगाई, मौजूदा इशूज़, ये बयानिया आगे लेके चला जाएगा? देखिए, वो चौधरी साहब की राय थी, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये दोनों बयानियाँ जारी रहेंगे और लोग इन दोनों बयानियों से पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या समझते हैं, पजीराई ज़्यादा किस में मिलेगी? दोनों में मिले। देखिए, बयानियाँ, बेसिक जो बयानियाँ है वो तो वही है जो कि खुद मुख्तार पाकिस्तान, वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका से तल्लुकात ख़त्म कर दें, वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका को छोड़ दें, कभी भी किसी मुल्क को नहीं छोड़ा जाता, लेकिन हर मुल्क के साथ डील अपनी उसके टर्म एंड कंडीशन में भी की जाती है। हम कमज़ोर नहीं हैं कि हम उस कंडीशन में किसी से डील करें कि जनाब आएँ, हमारा सब कुछ ले जाए, बस हमें रहने दें, ऐसा नहीं होगा। अपना अगर आप किसी के लिए कोई कुर्बानी दे रहे हैं तो उससे उसका सिला तो आपको लेना पड़ेगा ना, उससे इस मुल्क के अवाम के लिए मुआवजा तो लेना पड़ेगा ना। ये तो बड़ी क्लियर सी चीज़ें हैं। ये तो इमरान खान भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर कोई ये समझे कि मैं ये कह रहा हूँ अमेरिका का मैं दुश्मन है, तो अमेरिका का दुश्मन हूँ ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे मुल्क, मैं आपके मुल्क के किसी काम में मुदाखलत नहीं कर रहा, आप मेरे काम में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? अगर अमेरिका, भारत का भी बड़ा उसका भारत के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, रशिया के साथ भी बड़े हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं, तो अगर वो एक मुल्क है, दोनों मुल्कों के साथ तल्लुकात अच्छे रख सकता है, तो हमें क्या है? हम क्यों नहीं? हम पर ऐसी पाबंदियाँ क्यों? हम पर ऐसा जुल्म क्यों? हम पर ऐसा मामला क्यों? मैं फिर कह रहा हूँ कि खान साहब को अगर कोई कहे कि फ़ौज से लड़ाई नहीं करेंगे, खान साहब को कहे कि किसी और अदारे से लड़ाई, वो नहीं करेंगे। खान साहब अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। आज टेलर था टेस्ट, आज आप कह सकते हैं कि वो मैच का क्या कहते हैं, मैच की प्रैक्टिस मैच था, और आज के बाद, आज प्रैक्टिस मैच देखने के बाद, आज इसके खान साहब ने जो मीटिंग इस वक्त कॉल की हुई है, इस मीटिंग में ये फैसले हो रहे हैं। फैसला वो होगा जो खान साहब करेंगे, और फैसला ये है कि खान साहब जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़े ज़ोर शोर से जा रहे हैं, और अचानक कॉल होगी, सरप्राइज़ होगा। खान साहब अभी चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएं, बहुत से और मामला लोगों के सामने आ जाए, ताकि ये मुकम्मल तौर पर ये लोग बेनकाब हो जाएं। सही। तो राना साहब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ये जो नया इतलाक़ किया जा रहा है मुल्क भर में। खैबर पख्तूनख्वा ने तो उससे इनकार कर दिया, सिंध ने अप्लाई किया, पंजाब भी करने जा रहा है। मार्केट्स जल्दी बंद की जाएंगी रात 9 बजे, कुछ जो सेक्टर्स हैं उन्हें इस्तिस्ना हासिल होगा, लेकिन तवानाई की बचत के हवाले से ये प्लान मुरतब किया गया। अब उनकी डिमांड्स ये हैं ताजर बरादरी की कि ईद हमें गुजार लेने दें, बाद में बेशक 7 बजे आप बंद करवा लें, हम बंद करने को तैयार हैं। अब ये जो वो दिन है, हमने कोरोना में मुश्किल दिन गुजारे थे, वो कोरोना की वजह से थे, अपनी जान बचाने के लिए। अब आप तवानाई का बहरान हम पे मुसल्लत करके उसका टैग लगा के हमें ये कह रहे हैं कि कारोबार फिर से बंद कर दें, तो हम कैसे बंद कर दें? तो क्या समझते हैं कि ट्रेडर्स के साथ क्या मज़ीद कशीदगी पैदा होगी? बिल्कुल होगी जी, बल्कि वो ट्रेडर्स बड़े परेशान हैं जो लंदन में बाऊजी से मिल के आए, जो दावे करते थे कि हुकूमत जो है वो बड़ी अच्छी जाएगी, जो हुकूमत के साथ खड़े थे, अब वो बड़ा परेशान है, क्योंकि उनकी मार्केटों में जब वो जाते हैं, वो बाहर कमिटमेंट करके आते हैं, जनाब जो आप कहेंगे वही होगा। मार्केटों में जाते हैं वो तो मार्केटों वाले सीधे हो जाते हैं। जब वो कहते हैं जी क्या हम भूखे मरे? आप देखें यार सर, इस शदीद गर्मी में 6 बजे से जी पहले तो गाहक का निकलना मुमकिन नज़र ही नहीं आता। लोग गर्मी में घरों से किस तरह निकलेंगे? पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। आप देखिएगा कि दुकानदारी वैसे ही कम हो गई है। आप कहते हैं जनाब घरों से निकलेंगे, लोग सुबह के टाइम घर से किस तरह निकलेंगे? आप एक सरकारी मुलाजम हैं, आपने 3 बजे या 4 बजे छुट्टी करके घर आना है।
घर आने के बाद आपने घंटा 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करनी है, उसके बाद आपने बच्चों को साथ लेकर जाना है, आए जी शॉपिंग करने चलते हैं, ईद की शॉपिंग हो या रूटीन की शॉपिंग, यही होगा ना। क्या आप सरकारी इदारों को क्या कहेंगे दफातर को, जनाब आप सुबह 9 बजे घर चले जाएं इसलिए कि हमने शाम 7 बजे या 9 बजे शॉप्स बंद करवानी है, आप घर जाके शॉपिंग करें? ये हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। फिर उसके बाद आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ईद के दिन है, लोग करते हैं, और ऊपर से पाकिस्तान के लोगों का मजाज चेंज है। आप जिन ममालक का जिक्र करते हैं उन ममालक की और अपनी इकॉनमी की सूरत को देखें, उन ममालक में और अपने ममालक में कि इन चीज़ों को देखें कि वहाँ पे लोगों को क्या मिलता है, उनके टैक्स का पैसा किस तरीके से खर्च होता है और उसका उनको क्या फ़ायदा मिलता है, यहाँ पे क्या फ़ायदा मिलता है। चले मुझे एक चीज़ बता देना, ये नहीं होगा, ट्रेडर्स के साथ इनके फड्डे होंगे, ट्रेडर के साथ इनका रफड़ पड़ेगा और आखिरकार हुकूमत को बैक पे जाना पड़ेगा। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, हुकूमत बैक फुट पे जाएगी, हुकूमत हर सूरत में बैक फुट पे जाएगी। इस पर अगर आप ये कहें कि नहीं होगा, इस पर नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये किसी सूरत देखें, आज तो कह दिया ना ताजरों ने, उन्होंने कहा जी कोरोना में हमारे साथ ये नहीं हुआ तो अब आप करने जा रहे हैं। या सर मगरिब जो है वो कितने बजे होती है? मगरिब की अजान जो है वो 7 बजे के बाद होती है, और जब 7 बजे के बाद मगरिब की अजान हो रही है तो आप क्या समझते, लोग ठंडा मौसम होगा निकलेंगे ना, आगे तो शदीद गर्मी की लहर आ रही है, बेइंतहा शदीद गर्मी की लहर आ रही है। और इस चीज़ में और ऊपर से ताजर कहते हैं जनाब ये तो हमें बता दें, अगर देखिए उन्होंने ऑफ़र दी है, उन्होंने कहा जनाब ये सुबह से लेकर शाम तक क्या बिजली की लोड शेडिंग नहीं करेंगे? लोड शेडिंग भी उसी तरह होगी, लोड शेडिंग भी उसी तरह होगी, उसके साथ साथ बिजली के रेट्स भी बढ़ जाएंगे, महंगाई तो वैसे ही मुसल्लत है, तो कारोबार के जो दिन है अगर उसमें कारोबार नहीं होगा तो फिर माशी बहरान से कैसे निकला जा सकता है, घर का खर्च कैसे चलाया जा सकता है। तो इसलिए हुकूमत बैकफुट पर जाती है, आपको दिखाई देती है। नाज़रीन मजीद सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन मुल्क की माशी सूरत हाल ये है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली, गैस, डॉलर की कीमत भी बुलंद होती जा रही है। इसके साथ साथ अफरात ज़र में कमी वाक़ हो रही है, उसके साथ ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, बुलंद शरह सूद है। ये सारी जो सूरत हाल है ये माशी ज़बूहाली की तरफ हमें लेके जा रही है। मौजूदा हुकूमत जो है इसने नारा ये लगाया था कि महंगाई कम करेंगे, और ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वज़रा हैं ये नाअहल हैं, ये ना तजर्बाकार हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं, इन्हें हुकूमत नहीं चलाना आती, इन्हें सियासत नहीं करना आती, हम तो तजर्बाकार हैं, हमारे पास माशी टीम है, हम आएंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाएगा। तो वो किधर गई वो बेहतरी? वो जो उस वक्त माशी शराय नमू थी, वो अगर उस वक्त की देखी जाए और अब की देखी जाए, उस वक्त के ज़र मुबादला देखे जाएं और अब के देखे जाएं, उस वक्त की एक्सपोर्ट देखी जाए और अब की देखी जाए, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। कहाँ से वो नुक्ता पैदा हुआ जिससे ये सारी तफरीक पैदा हो गई कि कल जो हालात ठीक थे, कल जो हालात कदरे बेहतर थे, वो आज इस सतह तक आप पहुँचे हैं। तो किसके पास क्या प्लान है, वो प्लान पे किस हद तक अमल दरामद हो सकता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सज्जाद अहमद शीना साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात के वक्त का। शेख साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। तजर्बाकार टीम, सब कुछ मौजूद, हर रोज़ एक नई उम्मीद, हर रोज़ उम्मीद के साथ साथ ख़तरा भी बता देना है अवाम को कि आगे बिजली भी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, मुश्किल फ़ैसले हैं, मुश्किल फ़ैसले हैं। IMF के पास जा रहे हैं, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, दोस्त ममालिक से मांग रहे हैं, हमें LNG मिल जाए, हमें पेट्रोल सस्ते निर्खों पर मिल जाए। सर ये कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी? एक गरीब जो आदमी है जिसकी माहाना तनख्वाह 30,000, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया कमाते हैं, दिहाड़ीदार तबका, उनकी तो इससे भी कम है, तो वो गुजारा कैसे करेगा? उसकी उम्मीदें कब बर आएंगी? उसको कौन सा एक नया ख्वाब दिखाया जाएगा जिससे वो अपनी ज़िंदगी फिर से रोक के रखे कि हाँ कुछ ना कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हालात जो है इस वक्त बड़े ख़राब हैं। आम आदमी की ज़िंदगी तो अजेरन हुई है, जो महंगाई का आलम है,
ये तारीख़ का अनप्रेसिडेंटेड है, बेमिसाल। इससे पहले इतनी महंगाई की और इतने तकलीफ़ के मामलात इससे पहले नहीं हुए थे। अब बात ये है कि ये हमें तो 2 महीने हुए, 21 अप्रैल को ये हमारी कैबिनेट बनी, आज 19 तारीख है, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। अब बात ये है कि वो फ्लो जो चल रहा था, जो डाउनवर्ड चल रहा था, और उसके बाद देखिए ना, इन्होंने 39 अरब डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप छोड़ा है। जब इन्होंने अप्रैल में अपनी हुकूमत इनकी ख़त्म हुई तो 39 अरब डॉलर का गैप था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो हाईएस्ट है। मेरी 12 मई को एक तकरीर है असम्बली में तफसील से, उस वक़्त सिर्फ 15 दिन हुए थे हुकूमत को संभाले, तो मैंने वो तकरीर की है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और हमें सबको मिल के बड़ी मुश्किल से इसको संभालना है। ये कोई शक नहीं कि देखिए डॉलर उसके बाद भी बढ़ गया और महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन दुनिया में एक बुरहान भी तो है ना कि दुनिया में तेल की प्राइस, जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी तो ब्रेंट $75 था, आज $113 हो गया है, और दुनिया में, पूरी दुनिया में डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान तो चलो हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, आप तुर्की को देखिए, हमसे ज़्यादा वो डिवैल्यू हुए हैं। आज आप यूरोपियन यूनियन की करेंसी देख लीजिए, तुर्की को छोड़िए, यूरोपियन यूनियन को छोड़िए, मुझे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये अफगानिस्तान, इनका बता दीजिए। टके का आप रेट देख लें, पाकिस्तान का रेट देख लें, भारत की करेंसी देख लें, पाकिस्तान का रेट देख लें, आप उधर अफगानिस्तान में चले जाएं, उनका अफगानी देख लें, पाकिस्तान का रेट देख लें। सर हमारा ही गिरना है सब कुछ। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बात यह है कि उनके पास देखिए ना, इंडिया के पास 600 अरब डॉलर का रिजर्व है, बांग्लादेश के पास 40 अरब डॉलर का रिजर्व। हमने तो छोड़ा, जो ये हुकूमत आई ना तो 10 अरब डॉलर से कम का रिजर्व छोड़ा, और वो 1.5 महीने की इंपोर्ट के बराबर से, अभी और कम हो गया, अभी 9 अरब डॉलर हो गया, 1 अरब डॉलर तकरीबन, या पौना अरब डॉलर और कम हुआ है ये 2 महीने में, तेज़ी से हो रहा है। लेकिन हम संभालने की कोई, ये FATF की जो खबर आई है, आप देखिए जिस तरह अच्छी तरीके से मैनेजमेंट की है, बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, लेकिन इन्होंने तो अमेरिका से बिल्कुल तल्लुकात ख़राब कर लिए थे। प्रेसिडेंट बाइडन ने कभी इनको इतने अरसे से फ़ोन तक नहीं किया। और शेख साहब आपसे इस पे दोबारा भी सवाल करते हैं, शेख साहब आपकी तरफ ही आएंगे इस पे, लेकिन ज़रा पहले सजाद साहब से बात करें। मैं जिन्ना साहब, आप तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, करीब तरीन हैं खान साहब के, बड़े एक्टिव है, रोल अदा करते हैं। खान साहब की कॉल पे आज महंगाई की जो कॉल थी, बेइंतहा लोग बाहर निकले। कब तक इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसका जो फैसला है वो तो हमारी लीडरशिप करेगी, जनाब इमरान खान साहब करेंगे, क्योंकि जितनी मालूमात उनको है वो ज़ाहिर हम वर्कर हैं, हमें उतना अंदाज़ा नहीं है। हमें इतना पता है वो हमारे पाकिस्तान का जो इस वक्त सच्चा मुसलमान और बेहतरीन लीडर है वो वही है, और हमें इस इंसान के ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि जिस फील्ड में इसने कदम रखा है वो मुश्किल तरीन फील्ड था और लोग उसको यकीन नहीं करते थे, और आखिर में कामयाब हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला शायद जो भी मुश्किल काम हो हमारे मुल्क के लिए, वो हमेशा इमरान खान से लिया है। आप शौकत खानम अस्पताल देख लें, आप क्रिकेट के मैदान में देख लें, नमज यूनिवर्सिटी देख लें, इवन आप पाकिस्तान में देख लें। पाकिस्तान में सियासत में है तो सब लोग कहते थे जी ये खिलाड़ी है, ये नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद इस इंसान से काम लेना था। वो अपनी बेहतरीन जिंदगी अपनी हो गई, वो सारा कुछ आप जो कह रहे हैं। आप अगर मुझे ये बता दें कि अब महंगाई के खिलाफ आज का एहतजाज तो आपका कामयाब हो गया, चले खान साहब कॉल भी दे देंगे, दोबारा कॉल में फिर वही हुआ, रास्ते बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, सारा कुछ हो गया, तो क्या करेंगे फिर? जी हाँ, नहीं जी, यकीनन आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हालांकि जब ये लोग आते थे अपने कॉल के ऊपर, हड़ताल के ऊपर, इनके लिए हमने कभी रुकावटें पैदा नहीं की हमारी हुकूमत ने, बल्कि इनको फैसिलिटेट किया। मगर अफसोस ये होता है कि जब हमारा काफिला निकलता है और अमन होता है और ये उसके लिए रुकावटें पैदा करते हैं। इवन आज भी इन लोगों ने रुकावटें पैदा की है। मैं अभी धरने से आया हूँ, हम लोग बैठे हुए थे, साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है, और लोग यकीन करें, लोग गांव-गांव, शहर, गली गली, जहां पर लोग थे, बारिश बेपनाह हो रही थी, उसके बावजूद लोग एहतजाज कर रहे थे और लोगों का जीना मुहाल हो गया इस वक्त। आप महंगाई देखें, ये लोग क्या कह कर आए थे, क्या दावा करके आए थे, ये महंगाई के खिलाफ आया था इनका पूरा काफिला, और इनको बिल्कुल लिहाज नहीं आया। आज इस इम्पोर्टेड हुकूमत को किस तरीके से ये फेस कर रहे हैं, मैं तो ये हैरान हूँ कि लोगों को फेस किस तरह करते हैं। हम बैठे हुए हैं,
इंशाल्लाह ताला जब भी खान साहब हमारे कॉल देंगे हम तैयार बैठे हैं, हम सब तैयार बैठे हैं। काफिलों की सूरत में हम इस्लामाबाद हम पहुंचेंगे। कैसर शेख साहब, 2 माह हुए आपको आए हुए, मान लें सारा कुछ खान साहब ने ख़राब कर दिया, फिर आपके पास एक पूरी बेहतरीन रस्तुओं की टीम है, थिंक टैंक है पूरा, थिंक टैंक है पूरा, बड़ा बेहतरीन है। मुझे तो एक आपकी बात सुन के बड़ी हैरानगी हुई। आप तो कभी ऐसी बात नहीं करते थे कि FATF का मामला आपने सारा क्रेडिट भुलावल साहब को दे दिया, तो जो इतने सालों से बाकी सारे मामला लगे हुए थे उस पर आपने किसी और को नहीं दिया। चले वो भी आप क्रेडिट ले लें, लेकिन अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का क्रेडिट कब लेंगे? कब तक अवाम को इस महंगाई से निजात मिल जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं क्रेडिट सिर्फ खुद नहीं ले रहा, इसमें PTI का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। FATF को हमें फ्रैंकली बात को मानना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, देखिए, जब इमरान खान आए, एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी 1,25,000 रुपए का मकरूज था। अब ये जो गए हैं आज 53,000 अरब हमारा कर्जा है, 22 करोड़ पे तकसीम कर दें तो 2,40,000 का कर्जा छोड़ के गए। अब मेरी बात सुनिए ना, 4,000 अरब रुपए तो सिर्फ आप सूद भर रहे हैं। आपकी कुल आमदनी इस साल हुई है 6,000 FBR की आमदनी, अगले साल तवक्को है कि 7,000 अरब रुपए हो जाएगी। हम इतना ज़्यादा कर्जा ले रहे हैं, अभी और मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं कि हम और कर्जा लेंगे, 53,000 से 60,000 हो जाएगा। ये बात ये नहीं है PTI और IMF की, ये तो PTI और मुस्लिम लीग की बात ये है कि हम अपने मुल्क को कैसे बेहतर करें, जो आपका सवाल है। तो सर, अब अगर और कर्जा ले लेंगे और हम सिर्फ क्यों नहीं है? भरते रहेंगे, हुकूमत भी तो वही कुछ कर रही है ना। अब 2-4 बिलियन डॉलर्स के लिए आप पूरे के पूरे मुल्क को स्टेक पे लगा रहे हैं। आप रेमिटेंसेस में आपने कदगन लगा दी, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, उसको 5% उस पर टैक्स लगा दिया। जब आप इस तरह का सब कुछ करेंगे तो सर फिर सूरत हाल तो आपकी भी वही होगी जो आप दूसरों की मिसालें दे रहे हैं। नहीं, आप तो उसके देखिए, अभी हमें बहुत कुछ करना है। मैं तो अक्सर कह रहा हूं, जब तक हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौमी असम्बली से नहीं आएगा, जो कि इलेक्टेड होगा और लोगों का भी उसको ख्याल होगा। बहरहाल बड़ी मुश्किल हालात हैं। सबसे बड़ी बात तो है, अल्लाह करे हम फ़िलहाल तो हम जो डूब रहे हैं, यानी कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हम हाथ पैर मार रहे हैं। जो भी वज़ीर ख़जाना आता है 24 घंटे उसका कर्ज लेके आपने बचाना है अपने आप को। लेकिन मैं और डूब जाएंगे और मतलब हम सूद भरेंगे। तो बहरहाल इस वक्त ज़रूरत है कि सब मिल के, ये जो खान साहब कर रहे हैं ना, कोई अच्छा नहीं कर रहे कि जो बंदों को बाहर निकाल रहे हैं। ये वक्त है क्राइसिस का, हम सबको मिल के, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आओ चार्टर, ये जो महंगाई मार्च मुस्लिम लीग नून ने किया था, ये जब महंगाई मार्च मुस्लिम लीग नून ने किया था तो वो ठीक था। जो आज़ादी मार्च मौलाना फजलुर रहमान ने किया था वो ठीक था। नहीं, ठीक की बात नहीं मैं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ उस वक्त भी कहते रहे कि चार्टर पर इकानमी करें, आए मिल के बैठे। गलत हो रहा है, मुल्क जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता टसल। वो भी नहीं होना चाहिए था। मुल्क को इन हालात में मिल के बैठना है, क्योंकि हमें अपने मुल्क को बचाना है। सबसे पहले तो वो काम है। आज अगर आप ये करते रहेंगे तो आप ये सियासी तौर पे बेयकीनी की सूरत रहेगी, तो कोई यहाँ इन्वेस्टर नहीं आएगा। ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम रिजर्व हैं, और पिछले साल देखिए हमारा सिर्फ $1.5 अरब की आई है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया में कोविड हमसे ज़्यादा था, उनके यहाँ $44 अरब आई है। लोग उनके यहाँ ले के पैसे फिर रहे हैं। हम $1 अरब के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं। हम अपने माहौल को ठीक करें, हम कंडूसिव एटमॉस्फियर बनाएं। अपने ब्यूरोक्रेट को कहें कि जो सुर्ख फीता है, सिर्फ पार्टियां नहीं हैं, तमाम इदारों को, मैं कहता हूँ तमाम इदारे जिनमें जुडिशरी भी है, हमारी पार्लियामेंट भी है, हमारे इदारे भी है। ये वक्त वो है जिस वक्त वेंटिलेटर पे है हमारी इकानमी मोशन। मैं आपको सही कह रहा हूँ। आप ये कहते हैं वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे छोड़ा किसने है? क्या PTI ने छोड़ा है? सज्जाद साहब, बिल्कुल। मौजूदा हुकूमत कहती है कि आपने मुआशी बहरान पैदा किया, आपने रिजर्व्स नहीं छोड़े, आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ IMF के साथ डील की जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी का बायस नहीं बन सकती थी। तो फिर आप उसी स्लोगन के तहत, महंगाई मार्च के तहत अवाम में कैसे जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि जनाब हमारी हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रही है 3-4 साल, और ये जो कर्जे लिए गए जब से ये मुल्क हमारा पाकिस्तान बना है उस वक्त से हुकूमत इन्हीं की रही है, चाहे पीपल पार्टी हो चाहे नून लीग हो। और इनके ये सही फरमा रहे हैं कि इनके कर्जों की किस्तें इतनी ज्यादा हैं, हर आने वाला टाइम हमारे लिए मुश्किल होगा, चाहे कोई हुकूमत भी होगी।
लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने महंगाई के खिलाफ जब ये आए हैं, इन्होंने कहा जी हम महंगाई खत्म करेंगे, इन्होंने एहतजाज किया है, इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तो मुझे बताएं, इनकी हुकूमत भी अब आ गई है, ये समझदार भी हैं, पुराने भी हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं, चैंपियन भी हैं, तो इनसे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हुई? महंगाई इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही कि जो इन्होंने पिछले सालों में जो कर्जे लिए हैं, हमारी जितनी इनकम है वो आपकी मैक्सिमम इनकम तो कर्जों की किस्तें उतारने में चली जाती है। तो आप जब इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली, आप ये देखें कि कोरोना के मुश्किल तरीन हालात के बावजूद जहां पूरी दुनिया की आप ये देख लें इकोनॉमी बैठ गई है, उसके बावजूद इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन करके इन्होंने उसको संभाला है। और अब आप ये देखें हमारे लोगों की हालत बेहतर होती जा रही थी। जब इन्होंने देखा कि अब हालात बेहतर होते जा रहे हैं, हमारे मुल्क स्टेबल होता जा रहा है, और जब ये रशिया जा रहे थे, फ्यूल भी इनको सस्ता मिल जाता 30-40%, तो इनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, तो उसको चलने देते, 5 साल पूरे करने देते। अगर खान साहब के दावे अच्छे नहीं होते तो ये फिर आ जाते। तो इन्होंने फिर ये हुकूमत खत्म क्यों कराई? क्यों इकट्ठे मिलके इससे जो बेहतर इकोनॉमी की तरफ खान साहब लेकर जा रहे थे, इन्होंने क्यों उस हुकूमत को खत्म किया अमेरिका की मदद के साथ? अगर किया भी है तो फिर अब आप उसकी महंगाई खत्म करते, गरीब का ख्याल रखते। महंगाई उससे डबल होगी, आपके सामने है। पेट्रोल महंगा हो, ज्यादा महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। मैं तो ये समझ रहा हूँ अब जो डीजल का जो रेट चल रहा है, काश्तकार बेचारा तो अब काश्त कर ही नहीं सकेगा। हमारे पास तो अभी फूड का क्राइसिस आ जाएगा इसी हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि डीजल नहीं है, डीजल इतना महंगा है, काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता। इनको चाहिए था, अगर ये इतने समझदार हैं और मुल्क के साथ मुखलिस हैं, इनको तो हाइड्रो पावर पे आना चाहिए था। इन्होंने जितने पावर प्लांट्स लगाए वो सारे इन्होंने इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर लगाए, फर्नेस ऑयल के ऊपर लगाए, इंपोर्टेड कोयले के ऊपर लगाए। अब आप मुझे बताएं, और कंपनियां वो इनकी अपनी है, उनको रजिस्टर्ड इन्होंने मुल्क से बाहर किया है। डॉलर बढ़ेगा, इनको तो फायदा हो रहा है। अगर वो प्लांट चलेंगे इनको फायदा हो रहा है, प्लांट नहीं चलेंगे इनको फायदा हो रहा है। शेख साहब, आपने हमेशा बात की, जब भी आपसे बात हुई आपने कहा मुल्क की मौशियत को हमें संभालना होगा, हमें मिलकर चलना होगा। क्या इन हालात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो पहले आप कहते थे इमरान खान साहब को आगे बढ़ना चाहिए, अब हुकूमत आपकी है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो क्यों नहीं हुकूमत कोई डेलीगेशन जो है साबिक़ वज़ीर आज़म साहब के पास भेजी थी और उन्होंने जाके कायल करने की कोशिश कर दी कि आएँ पहले मुल्क को संभाल लें, उसके बाद सियासत करेंगे? हम तो बार बार इनसे कह रहे हैं, एक तो हम इनसे कह रहे हैं कि आ जाइए असेंबली में, आ जाइए वहाँ बैठ के बात करें। इस वक्त बाईकाट करने से या असेंबली से असेंबली में तो तब वो आते ना कि अगर आप राजा रियाज को अपोजिशन लीडर ना बनाते। अगर आप देखें शेख साहब, ये भी तो एक मजाक है ना, तो इससे बड़ा मजाक क्या है कि आप एक ऐसे शख्स को अपोजिशन लीडर बना रहे हैं कि जो कह रहा है अगला इलेक्शन नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा, जो किसी मामले पे है ही नहीं। तो मुझे बताएं वो किस तरह फिर वो आपके पास आते, कौन सा डेलीगेशन ऐसा है जो इनके पास गया है? आपका ये सवाल था ना, वज़ीर आज़म साहब कई बार कह चुके हैं कि आइए बैठे मिल के, ये मुल्क जो है कई बार वो कह चुके। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बिजनेस और कॉमर्स विंग का प्रेसिडेंट हूँ। मैं इनको रिक्वेस्ट, मैं एक यकीन से आपको कहता हूँ, हम उनके पास जाने को तैयार हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क का मामला है। इस वक्त आपस में मार्च करने का और लोगों को निकालने का मामला नहीं है। इस वक्त मामला यह है कि मुल्क बचेगा कैसे। और दिन रात हमारे पास तो 1.25 महीने का रिजर्व है, 1.25 महीने की इंपोर्ट का रिजर्व है। राना साहब आप भी थोड़ा समझें। सारे हमने तो कई बार जब अपोजिशन में थे तब भी इनको यही कहते थे कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मिनिमम कॉमन एजेंडा तो बना लें ना। सारी पार्टियां, सारे इदारे इस वक्त या किसी और के पास कोई हल है, ये जो निकल आएंगे। चलो इलेक्शन आज हो सकते हैं इस टेंस माहौल में, जब पाकिस्तान डूब रहा है तो इलेक्शन करा के करोगे क्या? बात तो ये हो रही है कि इस वक्त पहले तो संभाला दे लो ना आप, जो भी एक टेन्योर है, और फेयर इलेक्शन की एक दूसरे के साथ आपस में बात करें। तब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने निकाल लिए, ये बंदे निकाल लिए, क्या बताइए कि कराची में इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में तो इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। ये जो इतना 14 सीटें पीछे ली थी, पॉपुलैरिटी का तो ये हाल है कि इनका कैंडिडेट नहीं है कराची में, जो परसों इलेक्शन हुआ है। और आप ये देखो कि अगर ये इन्होंने अच्छे काम कर रहे थे, आपका कैंडिडेट किधर था? मेंबर हुकूमत के मेंबर, आपका कैंडिडेट किधर था? हमारा कैंडिडेट भी नहीं है, नहीं है। हम कराची में हमने 14 सीटें नहीं, कराची में तो इनकी मेजॉरिटी छोड़ दें। मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट कराची में पिछला इलेक्शन, सर मुस्लिम लीग नून का नहीं है, हमारा कराची में नहीं है कैंडिडेट, नहीं है ना भाई। हमारा कोई सीट एक भी नहीं है, हमारी कराची में नहीं है। ये
नहीं, ये एक पॉपुलर पार्टी है ना, कराची की 14 क्या सीटें मुस्लिम इन्होंने- लीग मैं नून दूसरी बात पॉपुलर कर रहा हूं। पार्टी नहीं है? पंजाब में आप देखिए, तो क्या मुस्लिम लीग नहीं नून पंजाब में पॉपुलर आप पार्टी देखिए नहीं ना, है? हाँ, क्या हुआ राणा साहब, एक मिनट मुझे अगर बात थोड़ा सा जी, एक फिक्रा ही कहूँगा। देखिए ना, इनके मेंबर सारे हुकूमत से कभी अपोजिशन में लोग नहीं जाते, इनके बैठे हुए सारे लोग उठ के, क्योंकि इनकी इतनी इन्होंने बिगाड़ दी थी इकानमी, इतना बुरा हाल किया था कि लोग अपोजिशन के पास आ गए। हमारा तो कोई टूट के इनके पास नहीं गया। वो दिन दूर नहीं नजर आ रहे शेख साहब, जब आपके भी लोग इसी तरह जा रहे होंगे। वो एक होगा तो अब वो बात उस वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बताइए इन्होंने जो परफॉर्म किया, ये कहते हैं हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ओ भाई, कभी हुकूमत से आप सोचिए ना, हुकूमत से अपोजिशन के पास जाके टिकट के लिए डिमांड करते हैं। होता तो ये है कि अपोजिशन वाले टूट के जाते हैं हुकूमत के पास, इनके पास बेचारों के पास तो अच्छा। अब कहते हैं इलेक्शन तो इनके हाथ में था, अगर ये असेंबली तोड़ देते, इलेक्शन उस वक्त हाथ में था, उस वक्त असेंबली तोड़ देते तो इलेक्शन करवाया जा सकता था। मौजूदा सूरत हाल के अंदर मुल्क को संभालने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, इलेक्शन की बातें बाद में होनी चाहिए, इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, सज्जाद अहमद साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलासर से मुझे और नज़ीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।